एक्सपोजिटरी एसे, मेनली जितने भी CSS एसेज हैं, आप 2016 ऑनवर्ड्स 2021 देख लें, they are mainly expository essays or they are mainly essays that are based on exposition. इन essays में आपको क्या required होता है? ये basically essays हैं जो आपसे information मांग रहे हैं. They are essays based on information. अगर आप देखें, जो हमने पहली स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने कहा था कि एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है. एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि आपका एसे में कॉम्प्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो. ठीक है, दो चीजें मैंने आपको कही हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज. एक्सपोजिटरी एसे एग्जैक्टली वही एसे है. एक्सपोजिटरी एसे कहता है कि आपका एसे जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, इसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ये इस तरह का एसे है जिसके अंदर आपने एक टॉपिक का एक बैलेंस्ड एनालिसिस करना है. मतलब कि आपने साइड्स नहीं लेनी, एक किस्म की डिस्कशन है. जब आप करते हैं ना, कि जब आप देखेंगे कि बाकी भी ये CSS के अंदर आप अगर आप कह लें कि पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है या करंट अफेयर्स का टॉपिक है जिसमें लिखा है डिस्कस, उस डिस्कस का क्या मतलब है? डिस्कस का मतलब ये नहीं है कि आपने एक साइड ले लेनी है. डिस्कस का मतलब ये है कि आपने एक टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है, आपने उसके पॉजिटिव्स बताने हैं, आपने उसके नेगेटिव्स बताने हैं, आपने उसके प्रॉब्लम्स बताने हैं, आपने उसके सॉल्यूशंस बताने हैं. What it means is कि आपने एक balanced analysis देना है टॉपिक का. So you in an expository essay, information. Number 2 is balanced analysis of topic. Balanced analysis का मतलब है 4 प्लस पॉइंट्स, 4 नेगेटिव पॉइंट्स, 4 प्रॉब्लम्स, 4 सॉल्यूशंस, कंक्लूजन. ठीक है, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं है जिसमें आपने एक साइड ले लेनी है. ठीक है, ये इस तरह का ऐसे है जो आपके टॉपिक को डिफाइन करेगा. अभी क्योंकि मैं बातें एक थ्योरी के नेचर में कर रही हूँ, एक हाइपोथेटिकल बातें कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो शायद इतनी बेहतर तरीके से समझ ना आ रही हो. मैंने ऐसे के टॉपिक्स लिखे हैं, हम इन चीजों को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे विद ऐसे टॉपिक्स ताकि आपको इन चीजों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो. डिफाइन द टॉपिक, सब्सटैंशिएट यूजिंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स. वही बात जो मैंने पहले की है. आपको इस एक्सपोजिटरी एसे को डील करने के लिए फैक्ट्स चाहिए होंगे, स्टैटिस्टिक्स चाहिए होंगे, एग्जांपल्स चाहिए होंगी, थ्योरी चाहिए होंगी. अच्छा, अब ये जो एक्सपोजिटरी एसे है ना, इसकी फर्दर टाइप्स हैं. ये हो सकता है कि सिर्फ आपको कह दिया जाए कि आप एक प्रॉब्लम डिस्क्राइब करें, फॉर इंस्टेंस द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, इस तरह का ऐसे आ जाए. उसके अंदर क्या करना है, आपने प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को डिस्क्राइब करना है कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की. आपने उसके फर्दर ऑब्वियसली आप जब कंक्लूजन वगैरह में जाएंगे आप उसके सॉल्यूशंस वगैरह भी डिस्कस करने हैं, बट ये एक टोटल डिस्क्रिप्शन हो गई एक प्रॉब्लम की. ये एक प्रोसेस का भी ऐसे हो सकता है कि एक चीज को हम कैसे इंप्रूव कर लें. हाउ टू इंप्रूव टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान, ये एक प्रोसेस ऐसे है. ठीक है, कि कैसे इंप्रूवमेंट करनी है. सो एक्सपोजिशन के अंदर फर्दर सब टाइप्स हो सकती हैं जिनमें या तो वो सिर्फ एक ऐसे बता दे जिसमें आपने एक इशू को डिस्क्राइब करना हो. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो कह दें कि ये प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम, या सिर्फ कह दें ग्लोबल वार्मिंग, आपने उसको अपनी मर्जी से डील करना. सॉरी. दूसरा ऐसे हो सकता है एक प्रोसेस ऐसे, एक चीज का प्रोसेस, एक चीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एक चीज का मैकेनिज्म, वो आपको ऐसे के क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है. ठीक है, एक ऐसे हो सकता है कंपैरिजन ऐसे. फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें, शायद पुराने पेपर्स के अंदर आया हुआ है एड और टैक्स, फॉरेन एड और टैक्सेशन, मतलब किससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, फॉरेन एड से या टैक्सेशन से. ठीक है, ये या कोई, ये तो थोड़ा सा चलो आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो गया, बट आपको दो राइट और लेफ्ट चीजों का, डेमोक्रेसी और क्या कहते हैं नॉट डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल, इस तरह करके भी एक कंपैरिजन क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप दो चीजों को कंपेयर करें. कॉज एंड इफेक्ट भी आ सकता है इसके अंदर, एक्सपोजिशन के अंदर, कि ये कॉज है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है. फॉर इंस्टेंस अभी मैं आगे शेयर करूंगी the effect of making of new provinces and its implication. ठीक है, इस तरह का भी सवाल आ सकता है. एक प्रॉब्लम दे सकते हैं और कह सकते हैं इसका सोल्यूशन क्या है. ठीक है, मतलब कि कोई ऐसे आ सकता है जैसे कि अभी हम 2016 के पेपर्स डिस्कस करेंगे, उसके अंदर एक प्रॉब्लम होगी और कहेंगे कि इसका सोल्यूशन. ठीक है, वाटर क्राइसिस एंड इट्स सोल्यूशन.
इस तरह का भी। तो ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे होगा। जब हम पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे हमें इन चीजों का बेहतर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस है, यहाँ पे कंपैरिजन है, कॉज एंड इफेक्ट है, या प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है। आपको ऐसे का पेपर जब आप वो 10 टॉपिक्स पढ़ें, आपको एक चीज माइंड में आनी चाहिए सबसे पहले कि ये एक्सपोजिशन है या ये आर्ग्यूमेंटेशन है। मतलब कि यहाँ ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है और कह रहा है कि एक बैलेंस तरीके से इस ऐसे के टॉपिक को डील कर लें, या ये कह रहा है कि ये परसुएसिव टॉपिक है, आपने एक साइड ले लेनी है। आपको ये चीज डिफरेंशिएट करनी आनी चाहिए। सेकंड स्टेप ये है कि अगर इट्स एन एक्सपोजिटरी ऐसे, आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्क्रिप्टिव है, प्रोसेस है, कंपैरिजन है, कॉज एंड इफेक्ट है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है। जो भी हो, ये टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल है। बेसिकली आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि ठीक है ये चीज मैंने करनी है, ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होगी आपकी आउटलाइन में, आपके आर्ग्यूमेंट्स में, आपके बॉडी पैराग्राफ्स में, और आपका इसकी वजह से because of this you will be able to give a balanced analysis of a topic, which is one of the requirements of the English essay. Going further, अब ये एक्सपोजिशन का, ये जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये एक्सपोजिटरी एसेज ही एसेज हैं जो आते हैं सीएसएस एग्जाम्स में, या परसुएसिव दैट इज आर्गुमेंटेटिव। इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है टू क्लैरिफाई एंड एक्सपोज थिंग्स, ideas, person, places through description, process, comparison, contrast और problem solution। मतलब कि बेसिक आइडिया ये है कि आप रीडर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उसको एक तरीके से कन्विंस कर रहे हैं कि ये मसला है, इसके ये पहलू हैं, और ये इसका मेरे ख्याल से एक बैलेंस्ड एनालिसिस और बैलेंस्ड व्यू है। और इसको जब आप ये ऐसे लिख रहे हो, आपके दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए कि जब ये रीडर 2500 से 3000 वर्ड्स पढ़ ले, 2500 से 3000 वर्ड्स एक, देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, ये एक रिसर्च पेपर जितने वर्ड्स है। तो जब आप एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं, जैसे आपके बहुत से लोगों ने लिटरेचर रिव्यूज लिखे होंगे या रिसर्च कंडक्ट की होगी, तो आप जब डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपका मेन पर्पस क्या होता है वो आर्टिकल पढ़ने का, कि जब बाय द टाइम आई एंड रीडिंग दिस आर्टिकल I should know certain aspects of this subject। रीडर का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब मैं ये बच्चे का ऐसे पढ़ना बंद करूं तो मेरे पास नए पॉइंट्स हो, नए पर्सपेक्टिव्स हो, मेरे पास न्यू नॉलेज, सो आपके पास जो है न्यू नॉलेज हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कमिंग बैक कि आपका एंड पे क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अपने रीडर के साथ, जो कि एग्जामिनर है, एक टॉपिक के ऊपर फुल डिटेल्ड बैलेंस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं अपने ऐसे के दरमियान में, कि उसके पास उस टॉपिक के बारे में फुल नॉलेज हो। ये एक इंटरनेट से ही मैंने लिया है, ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे अटेम्प्ट हुआ है, द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सपोजिशन के अंदर कॉज एंड इफेक्ट ऐसे आ सकता है। तो ये एक 4 पैराग्राफ्स हैं जो मैंने लिए हैं, 2 कॉजेस में हैं, 2 इनके इफेक्ट्स